नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी में बच्चे आप लग चुके हों। बहुत ही जल्दी आपके पेपर भी शुरू हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12th के मॉडल पेपर फर्स्ट की आज अपन बात करेंगे बच्चों। पहले अपन इसके पैटर्न की बात करते हैं कि इस बार बोर्ड परीक्षा 2022 है बच्चों, उसमें टोटल चैप्टर जो आएंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में वो चैप्टर होंगे 10, यानी टोटल आपके 10 चैप्टर आएंगे इस बार। क्योंकि दो जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये आपके कोर्स में से हटा दिया गया, इस बार कोर्स में नहीं है। तो आपको कुल 10 चैप्टर याद करने हैं 12 में से। ठीक है बच्चों। पेपर पैटर्न की अगर अपन बात करें तो पेपर पैटर्न जो है उसमें पूरा की पूरा जो पेपर इस बार बोर्ड का आएगा वो 4 खंडों में बटा होगा। खंड ए, बी, सी और डी, 4 उसके खंड होंगे। अपन बात करते हैं सबसे पहले खंड ए की। जो खंड अ होगा या ए होगा उसमें 3 प्रकार के प्रश्न होंगे बच्चों। एक तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, ठीक है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों की संख्या 9 होगी, यानी 9 प्रश्न जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ये 4 प्रश्न होंगे। टोटल 4 प्रश्न खाली स्थान वाले होंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले होंगे। इसके बाद जो होंगे वो होंगे अति लघुतरात्मक, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, ये 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल ये जो खंड ए है, इस खंड ए में आपके टोटल 23 क्वेश्चंस होंगे। 23 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे बच्चों ये। ठीक है। अब अपन बात करते हैं खंड बी की, कि खंड बी जो है उसमें किस तरह के प्रश्न होंगे। खंड बी जो है उसमें लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। लघुतरात्मक, ठीक है ना। लघुतरात्मक का मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जिनका उत्तर की शब्द सीमा या तो 50 शब्द हो या एक लाइन में उसका उत्तर अपन दे सकते हैं। ऐसे आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर खंड सी जो होगा, उस खंड सी में दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये 3 प्रश्न आएंगे बच्चों, और 3 प्रश्न में भी क्या होगा, उसमें अथवा का ऑप्शन होगा, यानी अथवा में आपको ये प्रश्न दिए हुए होंगे जिसके आंसर आपको लिखने हैं। खंड अगर अपन डी की बात करें तो डी जो खंड होगा, उस डी खंड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन, यानी निबंधात्मक जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। और इसमें जो प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी अथवा का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार पूरे पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे। 38 क्वेश्चन का पूरा पेपर होगा बच्चों आपका, जो कि 56 नंबर का होगा। मार्क्स जो होंगे 56 होंगे। आइए अपन देखते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 12th का मॉडल पेपर फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला जो है खंड ए की अपन बात करें, खंड ए में वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। देखते हैं पहला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मृदा के जन्म का, मृदा निर्माण का, मृदा वितरण का या उपरोक्त सभी का। तो बच्चों इसका आंसर है उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है ह्यूमस में CN अनुपात लगभग होता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो होता है 10:10, 10:1, 0:10 या 1:1। तो इसका आंसर है 10:1 होता है। अगला प्रश्न है कॉलॉइडी रसायन का जनक माना जाता है। कॉलॉइडी रसायन पूछा है बच्चों, VV डॉकोचेव, जेनी, थॉमस ग्राहम या जोफे। तो इसका आंसर है थॉमस ग्राहम, सी आंसर है बच्चों इसका। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे अधिक CEC किसकी होती है, यानी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है किसकी होती है। केओलिनाइट, ह्यूमस, क्लोराइड या इलाइट। तो इसका आंसर है ह्यूमस। ह्यूमस की CEC इन सब में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है pH तथा pOH का योग सदैव होता है 10, 14, 8 या 12। तो इसका आंसर है बच्चों 14। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर में, कानपुर में, करनाल में या भोपाल में। तो इसका आंसर है करनाल, सी आंसर है। अगला प्रश्न है पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बच्चों उपरोक्त सभी। सबसे सस्ता पोटाशिक उर्वरक है म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट।
तो इसका आंसर है बच्चों म्यूरेट ऑफ पोटास। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? चने के जो बीज होते हैं एजोला से, एजोटोबैक्टर से, एजोस्पाइरिलम से या राइजोबियम से? तो इसका आंसर है बच्चों राइजोबियम। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में। ये बच्चों देखते हैं अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी अब जो प्रश्न होंगे उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात होगी। पहला इसमें प्रश्न है, विच्छेदन के लिए आवश्यक तापक्रम, यानी कितना होना चाहिए तापक्रम? वो होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होना चाहिए। समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को ससंजन बल कहते हैं, उसको हम ससंजन बल कहते हैं। इसका जो आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, द्वारा दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। ये अपन करते हैं लैक्टोमीटर द्वारा, यानी लैक्टोमीटर जो होता है उससे हम दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, केंचुए की कौन सी प्रजाति भूमि में गहरी सुरंग बनाती है? तो इसका आंसर है बच्चों इंडोजिक, यानी इंडोजिक जो इसकी प्रजाति है वो ही क्या करती है? भूमि में गहरी सुरंग बना देती है। तीसरी टाइप की जो प्रश्न है बच्चों, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए, यानी अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जो होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें पहला प्रश्न है, क्षारीय आग्नेय चट्टानों के 2 उदाहरण लिखिए। यानी क्षारीय आग्नेय चट्टान जो है उसके आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। वैसे इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो बेसाल्ट और लाइमस्टोन, 2 इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई होती है। तो बच्चों इसकी इकाई जो होती है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। अपन थोड़ा फटाफट में इसके आंसर देखेंगे क्योंकि पेपर बहुत लंबा है, टाइम बहुत ज़्यादा आपका लग जाएगा। अगला प्रश्न है, विनिमय अम्लता किस कारण उत्पन्न होती है? तो बच्चों ये जो अम्लता उत्पन्न होती है वो है मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित H आयन और यानी H+ आयन जो होते हैं और एल्यूमिनियम प्लस जो आयन होते हैं H आयन और एल्यूमिनियम +3 आयन, इनके कारण जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको ही क्या कहते हैं? विनिमय अम्लता उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए कोई 2 सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखिए। 2 नाम कोई से भी, आयरन है, जिंक है, ये अपन लिख सकते हैं। यूरिया उर्वरक का रासायनिक सूत्र लिखिए। यूरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। एमिनो मैथेनामाइड इसका IUPAC नेम होता है बच्चों यूरिया का। अगला प्रश्न है, प्राणी जनित खाद के 2 उदाहरण लिखिए। प्राणी जनित खाद की बात अपन कर रहे हैं तो इसके जो 2 उदाहरण हैं, एक तो है गोबर की खाद, ठीक है बच्चों, गोबर की खाद और हरी खाद। ये जो 2 खादें हैं ये क्या हैं? प्राणी जनित खाद के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच हेतु काम में आने वाले रसायन का नाम लिखिए। यानी कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच करने में काम आता है? वो है 1% आयोडीन का जो विलयन होता है वो ही इसके काम आता है जांच करने के लिए स्टार्च की। ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, ताज़े दूध की अम्लता कितनी होती है? तो ये अम्लता जो होती है वो होती है 0.12% से और 0.14% तक। ठीक है ना, 1.212 से 0.14% तक अम्लता पाई जाती है ताज़े दूध में। ठीक बच्चों। अगला जो प्रश्न है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि मृदा के निर्माण में जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनका आपको चित्र बनाना है और चित्र बनाते हुए उनको समझाना है बच्चों। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर और बालू पत्थर में कोई 4 अंतर लिखिए। तो बच्चों इसमें अगर अपन अंतर की बात करें, फटाफट मैं इसके आंसर थोड़े से बता देता हूँ आपको हिंट के रूप में। चूना पत्थर जो होता है वो बेसिकली चूने से बनता है, जबकि बालू पत्थर जो होता है बच्चों वो बालू से बनता है। एक अंतर तो ये हो गया आसानी से। दूसरा जो अंतर अपन कह सकते हैं कि चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं वो सीप, घोंगा, मूंगा तथा पौधों से बनती है, जबकि बालू पत्थर जो होता है वो क्वार्ट्ज खनिज के कण, सिलिका, लोहा, ऑक्साइड और चूने से बनती है। ठीक है ना। तीसरा अगर अपन इसमें अंतर देखें
तो चूना पत्थर जो होता है इसका रंग सफ़ेद से लेकर भूरा या धूसर से लेकर काले रंग का होता है, जबकि बालू पत्थर जो होता है इसका रंग काला, पीला, गुलाबी, धूसर या लाल हो सकता है। ठीक है। अगला जो अगर अपन अंतर की बात करें चौथे के, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक होती है चूने पत्थर में, जबकि बालू पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा न्यूनतम होती है। तो ये अंतर आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, धनायन विनिमय द्वारा पौधों का पोषण किस प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके आंसर आपको लिखना है। बड़ा प्रश्न है ये। पोषण का मतलब है कि जो भी आयन्स होंगे, पोषक तत्व होंगे, वो क्या होंगे, आयन के रूप में मृदा विलयन में आ जाते हैं और मृदा संकीर्ण पर, जो ये मृदा के कण हैं, इसके संकीर्ण पर जो धन आयन पाए जाते हैं, इनसे ये विनिमय करके जो पोषक तत्व हैं वो उनसे धनायन विनिमय द्वारा एक्सचेंज होकर के पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋणायन विनिमय को समझाइए। तो ऋणायन विनिमय जो होता है बच्चों, वो होता है, इसे हम अम्ल विनिमय भी कहते हैं, और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के स्थान पर OH- आयन आ जाते हैं। ठीक है ना। OH- आने के कारण इसको क्या कहते हैं, ऋण आयन विनिमय कह देते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अम्लता कितने प्रकार की होती है, समझाइए। ये 2 प्रकार की होती है बच्चों, सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता। सक्रिय अम्लता जो होती है बच्चों, वो तो मृदा विलयन में H+ आयन के कारण होती है, और विनिमय अम्लता जो होती है ये मृदा संकीर्ण जो होती है, यानी मृदा के जो कण होते हैं उस संकीर्ण पर H+ आयन या एल्यूमिनियम +3 आयन जो होते हैं इनके कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न, अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर होने वाले परिवर्तन को समझाइए बच्चों। तो चूना मिलाने पर जो परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। SAR का सूत्र लिखो और संरचनात्मक तत्व किसे कहते हैं। तो SAR का जो सूत्र होता है बच्चों, वो Na+ यानी सोडियम आयन जो होते हैं बटा उसका अंडर रूट जो होता है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन Mg+2 बटा 2, ये जो होता है वो SAR का सूत्र होता है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। संरचनात्मक तत्व की बात करें तो वर्तमान में 17 पोषक तत्व जो हैं उनको ही संरचनात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, सांकेतिक पौधे किसे कहते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें किसी विशेष पोषक तत्व की कमी होने पर क्या होता है कि उसकी जो लक्षण होते हैं वो उस पौधे में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे पौधे जो होते हैं वो सांकेतिक पौधे कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी वाले जो पौधे होते हैं, यानी जो नाइट्रोजन की कमी जिसमें दिखाई देती है वो है जैसे कि जौ, टमाटर, सेम, जौ, मक्का और गेहूं जो होती है बच्चों, उसमें नाइट्रोजन की कमी स्पष्ट दिखाई देती है, 3 जो पौधे हैं। जबकि फास्फोरस की जो कमी वाले सांकेतिक पौधे हैं वो जौ, टमाटर, सेम, रिचका, इनमें पाई जाती है। और कैल्शियम की कमी बताने वाले जो पौधे हैं बरसीम, दलहनी फसलें आदि, तो ये पौधे जो होते हैं वो सांकेतिक पौधे कहलाते हैं, जो अपने अंदर किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को उसके लक्षण आसानी से दिखाई देने लगते हैं, जो उसके संकेत के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 12वां प्रश्न, फसलों में फास्फोरस की कमी के कोई 4 लक्षण बताइए। तो फास्फोरस की कमी के जो 4 लक्षण होते हैं वह आप बता सकते हैं। जैसे जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और पत्तियों का रंग नीला या बैंगनी हो जाता है। इसके अलावा फल फूल देरी से बनते हैं तथा फल और बीजों का आकार छोटा हो जाता है। चौड़ी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां छोटी रह जाती हैं। जैसे आलू जो होता है उसकी पत्तियां प्याले के आकार की बन जाती हैं। तो ये आप इनके आंसर इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, फसल में नत्रजन के अधिक प्रयोग से होने वाली 4 हानि, यानी नाइट्रोजन की अगर अधिकता हो जाए किसी फसल में तो उससे क्या हानि होंगी। तो सबसे पहली हानि तो ये होती है कि नाइट्रोजन जो होता है वो वृद्धि करता है वानस्पतिक वृद्धि। तो वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होने से उनके जो भाग होंगे पौधों के वो कोमल हो जाते हैं, और जब उनकी सिंचाई की जाती है तो पौधे गिर जाते हैं। पहली तो ये। दूसरी कमी ये, क्योंकि पौधे के भाग कोमल हो जाते हैं तो उन पर कीटनाशक, कीट जो होते हैं, कीट पतंगे और रोग जो होते हैं उनका आक्रमण जल्दी से हो जाता है, और फसल देरी से पकती है। भूसे की मात्रा दाने से अधिक बन जाती है। तो ये कुछ इसकी हानियाँ हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, DAP का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। DAP होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इससे जो होता है पौधों में एक तो फसलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों प्राप्त होते हैं।
नाइट्रोजन प्रारंभ में क्या होता है, अमोनियम के रूप में प्राप्त होता है स्टार्टिंग में NH4+ आयन के रूप में, लेकिन बाद में ये क्या होता है, नाइट्रेट के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। NO3- जो होता है इसके रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। और जो फास्फोरस होता है वो HPO4- इसके रूप में पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस आयन के रूप में HPO4- आयन के रूप में पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। और इसका प्रयोग अगर क्षारीय मृदा में कर दिया जाए तो मुक्त हो रही अमोनिया जो होती है वो बीजांकुरण को क्षति पहुंचा देती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, यूरिया से बायूरेट बनने की अभिक्रिया बताइए और वृहद पोषक तत्व किसे कहते हैं समझाइए। तो इसमें जो यूरिया से बनने वाली है उसमें क्या होता है बच्चों, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसके दो अणु जो होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि H और NH, ये NH2 को मैंने इस तरह से लिख दिया CONH2, ये यूरिया के दो अणु। तो इसमें से अमोनिया जो है ये अमोनिया इसमें से निकल जाएगी और जो बनेगा यौगिक वो बन जाएगा NH2CONH2। ये जो यौगिक है ये कहलाता है बाईयूरेट, प्लस अमोनिया इसमें से अलग हो जाएगी। तो इसको अपन इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से बता सकते हैं। फिर इसमें पूछा है वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं, किसे कहते हैं। तो वे तत्व जिनकी 10 ppm या इससे अधिक मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होती है वे वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। अगला अब है खंड सी की अपन बात करेंगे बच्चों। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है ना। 16वां प्रश्न है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। अपन बात कर रहे हैं केवल कार्बन की, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बच्चों। अपन केवल नाइट्रोजन चक्र की बात करेंगे। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न प्रक्रमों को समझाइए, यानी नाइट्रोजन चक्र क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है। इसके विभिन्न जो प्रक्रम हैं, कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो मुख्य रूप से इसमें जो प्रक्रम आते हैं बच्चों वो एक होता है, एक तो स्थिरीकरण, खनिजन जो होता है उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण, और अगला होता है विनाइट्रीकरण। तो ये प्रोसेस इसमें होते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता ढंग से तो आप अथवा में जो ऑप्शन दिया गया है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं, इसके गुण तथा निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। तो ह्यूमस जो होता है बच्चों आप जानते ही हैं कि मृदा के जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से एक गहरे भूरे या काले रंग का कॉलोइडी पदार्थ बनता है, उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं बच्चों। एक तो होता है फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमीन। फल्विक अम्ल जो होता है ये अम्ल जल तथा क्षार तीनों में ही अधिक घुलनशील होता है, जबकि ह्यूमिक अम्ल जो होता है केवल क्षार में घुलनशील होते हैं, और ह्यूमीन जो होता है वो अघुलनशील होता है इन सभी में। निर्माण की अगर अपन बात करें बच्चों इसके ह्यूमस की, तो इसकी प्रक्रिया में देखो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण जो होता है उसको अपन समझा सकते हैं। दूसरा होता है रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण, और एक होता है प्रोटीन मृति का संयोजन। 3 प्रोसेस इसमें पाए जाते हैं, तो आप इसको डिटेल से समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मृदा कॉलॉइड किसे कहते हैं, इसके विभिन्न गुणों को समझाइए। तो क्या होता है मृदा कॉलॉइड, इसके बारे में आपको लिखना है कि ऐसे मृदा कण जिनका आकार 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक होता है वे मृदा कॉलॉइड्स कहलाते हैं। इसके विभिन्न गुण आपको समझाने हैं, जैसे ससंजन तथा आसंजन, सुघट्यता, ऊर्णी पिंडन तथा विऊर्णी पिंडन, फैलाव और संकुचन, ये इसके गुण हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता तो इसके अथवा में जो प्रश्न है कियोलिनाइट समूह और मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह में अंतर लिखिए, तो आपको इसके अंतर बताने हैं बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मृदा अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए तथा इसका कृषि में महत्व बताइए। तो इसकी अभिक्रिया की अगर अपन छोटी सी बात करें तो मृदा अभिक्रिया क्या होती है कि मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयन और OH- आयन के मध्य का जो संबंध होता है जो ये निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या उदासीन होगी, अर्थात ये मृदा pH को निर्धारित करती है, उसको ही अपन मृदा अभिक्रिया कह देते हैं बच्चों। इसकी अगर अपन बात करें महत्व की कृषि में, तो ये पोषक तत्वों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, मृदा सूक्ष्म जीवों की जीवन में भी सहायक होते हैं, पौधों में होने वाले रोग आदि के लिए भी
इसका जो मान है अभिक्रिया का ये डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसका अथवा में जो प्रश्न है, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को समझाइए। तो 3 जो कारक हैं इसके मुख्य रूप से वो हैं पैतृक पदार्थ, अवक्षेपण और कार्बनिक पदार्थों का विघटन। इनको अपन आसानी से बता सकते हैं बच्चों। अगला जो खंड है, खंड डी की बात करें, इसमें निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है। तो इसमें जो प्रश्न है पहला इंपॉर्टेंट वो है, अनाज वाली फसल में नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक का नाम लिखिए तथा इसके प्रयोग की विधि को समझाइए। ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर ढंग से नहीं आता है तो इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है, गोबर की खाद क्या है, इसके मुख्य घटक बताइए तथा इसे तैयार करने की एक विधि को समझाइए। तो ऊपर वाला जो बच्चों प्रश्न है इसके आंसर में तो अनाज वाली फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक के अगर नाम की बात करें तो वो होते हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये तो जीवाणु होते हैं। नील हरित शैवाल होती है और एजोला नामक जलीय फर्न होता है, उसके बारे में अपन लिख सकते हैं। गोबर की अगर अपन खाद की बात करें तो गोबर की खाद के जो घटक होते हैं उसमें गोबर, मूत्र और बिछावन, ये 3 चीज़ें आती हैं। इसके मुख्य घटक जो होते हैं ये 3 हो गए। पोषक तत्व इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक आदि इसमें पाए जाते हैं। इनकी मात्राओं की अगर अपन बात करें बच्चों तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है 0.5 से 10% तक होता है, फास्फोरस 0.25 से 0.5% होता है और पोटेशियम जो होता है 0.5 से 1.0% तक होता है। और इसकी किसी एक विधि को आपको समझाना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, दूध में पानी की मिलावट पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, इसके प्रयोग की विधि को समझाइए। तो दूध में पानी की जो मिलावट है उसको समझाने के लिए लैक्टोमीटर, यानी हम लैक्टोमीटर द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करके दूध का, ठीक है ना। दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है उसके लिए सूत्र जो होता है 1+CLR/100 होता है। इससे अपन उसका आपेक्षिक घनत्व निकाल देते हैं। CLR जो होता है वो होता है करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, यानी संशोधित लैक्टोमीटर पाठ्यांक होता है बच्चों। अगर आपको इसका उत्तर ढंग से नहीं आता तो इसके अथवा में जो प्रश्न है, खीस किसे कहते हैं, इसका संगठन, भौतिक गुण तथा महत्व लिखिए। तो बच्चों खीस जो होता है वो एक विशेष प्रकार का क्षरण होता है जो मादा पशुओं के ब्याने के तुरंत बाद उनके अयन से प्राप्त होता है तथा गर्म करने पर ही जम जाता है। तो इसका संगठन, भौतिक गुण और महत्व आपको लिखने हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मॉडल पेपर फर्स्ट में आपको बताए गए। ऐसे ही मॉडल पेपर बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम होंगे बहुत सारे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके इस YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप इस YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।